नमस्कार। आज हम एक ऐसे खुफिया मिशन की कहानी में उतरेंगे जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी थी। एक ऐसा ऑपरेशन जिसने रातों रात एक बड़े संगठन की जड़ें हिला दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन ऑक्टोपस की और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर लगे बैन की। जरा सोचिए, सितंबर 2022 की एक रात जब हम सब सो रहे थे, तब देश के 15 राज्यों में एक साथ अंधेरे के साये में देश का सबसे बड़ा एंटी टेरर ऑपरेशन लॉन्च हो चुका था। ये एक इतनी बड़ी और सधी हुई कार्रवाई थी जिसकी किसी को कानों कान भनक तक नहीं लगी। इस पूरे विशाल अभियान को एक कोड नेम दिया गया था, ऑपरेशन ऑक्टोपस। तो आखिर ये ऑपरेशन था क्या और इसे अंजाम देने की जरूरत क्यों पड़ी? चलिए आज इसी की पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। इस ऑपरेशन का पैमाना कितना बड़ा था और ये कितना गंभीर था, इसे समझने के लिए चलिए इसकी शुरुआत एक घटना से करते हैं जो दिल्ली में घटी। रात के ठीक 3 बजे थे। जगह थी दिल्ली का शाहीन बाग। एक घर का दरवाजा खटखटाया गया। जैसे ही दरवाजा खुला, सामने दिल्ली पुलिस के जवान खड़े थे। इससे पहले कि घर का मालिक कुछ समझ पाता, उसे पकड़कर गाड़ी में बैठा दिया गया। शोर सुनकर जब तक पड़ोसी बाहर आए, उन्होंने देखा कि पूरे इलाके को दिल्ली पुलिस के स्वॉट कमांडो ने घेर रखा है। न कोई अंदर आ सकता था, न कोई बाहर जा सकता था। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा था, ये अचानक नहीं था। इस बहुत बड़े ऑपरेशन की जड़ें असल में कुछ महीने पहले पटना में रची गई एक साजिश से जुड़ी थी। एक ऐसी साजिश जिसने सोर्स के मुताबिक देश की सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ा दिए थे। तो देखिए ये सब शुरू कैसे हुआ। 11 जुलाई को पुलिस एक भड़काऊ व्हाट्सएप मैसेज की जांच कर रही थी और इसी सिलसिले में पटना के फुलवारी शरीफ में अहमद पैलेस पर छापा मारा गया। गौर करने वाली बात यह है कि ये कार्रवाई ठीक प्रधानमंत्री मोदी के 12 जुलाई के दौरे से एक दिन पहले हुई। इसके कुछ ही दिन बाद 15 जुलाई को एक ऐसी गिरफ्तारी हुई जिसने इस मामले के तार अंतर्राष्ट्रीय लिंक से जोड़ दिए। उस छापेमारी में पुलिस के हाथ जो सबसे चौंकाने वाली चीज लगी वो था ये 7 पन्नों का दस्तावेज। इसका टाइटल ही देखिए, इंडिया 2047 टुवर्ड्स रूल ऑफ इस्लाम इन इंडिया। सुरक्षा एजेंसियों के लिए ये टाइटल ही एक बहुत बड़ा खतरे का सिग्नल था। इसे पीएफआई के असल इरादों का एक खुला ऐलान माना गया। तो ये पीएफआई है क्या? देखिए, सोर्स के मुताबिक पीएफआई 2006 में बना था और इसे बैन हो चुके संगठन सिमी का ही नया रूप माना जाता था। वैसे तो ये खुद को एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन बताता था जो स्कूल चलाता है, गरीबों की मदद करता है, लेकिन इस पर कई हिंसक गतिविधियों में शामिल होने के भी आरोप लगते रहे थे। अब जब पटना की साजिश की खबर दिल्ली पहुंची तो कमान संभाली राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने। इसके बाद जो प्लान बना वो बेहद खामोश लेकिन उतना ही घातक था। प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और एनएसए के बीच एक टॉप सीक्रेट मीटिंग हुई। सूत्र बताते हैं कि उस बैठक में अजीत डोभाल ने यह संकल्प लिया कि 90 दिनों के अंदर इस देश से पीएफआई का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। और बस यहीं से उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। डोभाल का प्लान 3 हिस्सों में बटा था। पहला कदम पीएफआई को सामाजिक तौर पर अकेला करना। इसके लिए मुस्लिम समुदाय के नेताओं के साथ मीटिंग की गई। दूसरा, आईबी और रॉ जैसी खुफिया एजेंसियों को पीएफआई के हर एक नेता की कुंडली तैयार करने का काम सौंपा गया। और तीसरा, जो सबसे अहम था, वो था गोपनीयता। ऑपरेशन को सीक्रेट रखने के लिए कोची और मुंबई में राज्यों की पुलिस के साथ गुप्त बैठकें की गईं, वो भी दूसरी ऑफिशियल विजिट की आड़ में। महीनों की खामोश और सटीक तैयारी के बाद अब एक्शन का वक्त आ चुका था। ऑपरेशन ऑक्टोपस का पहला और सबसे निर्णायक वार होने वाला था। 22 सितंबर की सुबह एनआईए और ईडी ने सीआरपीएफ की मदद से 15 राज्यों में 93 जगहों पर एक साथ धावा बोल दिया। इस बार निशाना छोटे मोटे कार्यकर्ता नहीं थे, बल्कि पीएफआई का पूरा टॉप और स्टेट लेवल का नेतृत्व था। ये एक तरह से संगठन के दिमाग पर ही सीधी चोट थी। इस एक ही रात के ऑपरेशन में पीएफआई के 106 बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। जब तक वो कुछ समझ पाते या किसी को खबर कर पाते, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। संगठन का पूरा टॉप लेवल नेतृत्व एक ही झटके में खत्म हो गया था। लेकिन ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ था। एजेंसियां जानती थीं कि टॉप लीडरशिप के बाद संगठन की जो सेकंड लाइन है वो अब भी बाहर है और जवाबी कार्रवाई कर सकती है। इसलिए उन्हें संभलने का कोई मौका दिए बिना दूसरा प्रहार किया गया। ठीक 5 दिन बाद यानी 27 सितंबर को ऑपरेशन ऑक्टोपस का दूसरा फेज लॉन्च हुआ।
इस बार 7 राज्यों में फिर से छापेमारी हुई और 170 से भी ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए। इस दूसरी कार्रवाई ने पीएफआई के बचे खुचे जमीनी नेटवर्क की भी कमर तोड़कर रख दी। जमीनी कार्रवाई पूरी हो चुकी थी, संगठन का पूरा ढांचा बिखर चुका था। अब बस इस ऑपरेशन पर आखिरी कानूनी मुहर लगानी बाकी थी। और फिर 28 सितंबर की सुबह गृह मंत्रालय ने वो नोटिफिकेशन जारी किया जिसने इस कहानी को उसके अंजाम तक पहुंचाया। पीएफआई और उससे जुड़े सभी संगठनों को यूएपीए कानून के तहत एक गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया गया। इस बैन का असर तुरंत और बहुत बड़ा था। पीएफआई और उसके 8 सहयोगी संगठनों पर 5 साल के लिए पाबंदी लग गई। उनके सारे दफ्तर सील कर दिए गए, बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए और वेबसाइट्स और सोशल मीडिया हैंडल्स को ब्लॉक कर दिया गया। मतलब एक ही झटके में संगठन का पूरा ऑपरेशनल ढांचा ठप हो गया। तो इस तरह, जैसा कि सोर्स बताते हैं, बिना एक भी गोली चलाए, बिना किसी बड़े खून खराबे के एक बहुत बड़े राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे को जड़ से खत्म कर दिया गया। अजीत डोभाल ने 90 दिन का अपना वादा पूरा किया था। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ एक निर्णायक जीत थी, या फिर ये सिर्फ एक संगठन का अंत है और उसकी विचारधारा किसी नए रूप में फिर से सामने आ सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें आने वाले समय में देश की आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। नमस्कार। भारत की आज ऐसी ही अनकही और रोचक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।